प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका बीए थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस क्लास में। विद्यार्थियों, पॉलिटिकल साइंस विषय का जो आपका सेकंड पेपर है, द्वितीय विश्व युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं भारत की विदेश नीति, उसके 7th चैप्टर पर हमारा डिस्कशन चल रहा था विद्यार्थियों। और इस चैप्टर का ये अंतिम वीडियो होगा। चैप्टर आप देख पा रहे हैं, भारत की विदेश नीति, निर्धारक तत्व और भारत एवं संयुक्त राष्ट्र संघ में उसकी भूमिका। ठीक है, तो विद्यार्थियों इस चैप्टर में भारत और जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उस पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। और इससे पहले जो विदेश नीति और उसके निर्धारक तत्व, उस पर हमने काफ़ी डिटेल से चर्चा कर ली है। अब भारत और संयुक्त राष्ट्र संघ में विद्यार्थियों सबसे महत्वपूर्ण बात जो आज हम करेंगे वो ये होगी कि संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का क्या योगदान रहा है, क्या भूमिका रही है। वैसे हमने संयुक्त राष्ट्र संघ पर काफ़ी डिटेल से बात कर ली है, पिछले काफ़ी वीडियो उसके आए हैं। थर्ड चैप्टर था वो, थर्ड फोर्थ, ठीक है, उस पर हमने बात की थी। तो वहाँ जाके आप पूरा संयुक्त राष्ट्र संघ को समझ सकते हैं। लेकिन भारत की जो भूमिका है, योगदान है संयुक्त राष्ट्र संघ में, उस पर हम बात करेंगे संक्षेप में कुछ पॉइंटों के माध्यम से इस वीडियो में। तो हम आज के वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले मैं बता दूं आपको, पिछले जो भी अब तक हमने वीडियो डिस्कस किए हैं वो सारे आप क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीके से बिल्कुल सीरियलिटी वाइज आप देख सकते हैं। इस वीडियो के आप इस यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं और वहां आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी बीए थर्ड ईयर। तो हम आगे बढ़े, हाँ, उसका जो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज के टॉपिक पर हम बात करते हैं। आइए विद्यार्थियों, संयुक्त राष्ट्र संघ की हम बात करें, जब हमने पहले भी बात की थी, मैं दोबारा फिर आपको बता रहा हूँ कि देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना आपको पता है 24 अक्टूबर 1945 की हुई थी। और भारत इसकी जो शुरुआती जो 51 मेंबर जिन्होंने कि संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे, उनमें से एक था। और शुरुआत से काफ़ी सम्मान भारत इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का करता रहा है, काफ़ी विश्वास जताता रहा है। और जाहिर सी बात है कि भारत की भूमिका भी संयुक्त राष्ट्र संघ को आगे बढ़ाने में काफ़ी महत्वपूर्ण रही है। जितना भारत बेहतर से बेहतर कर सकता था वो उसने किया है। और काफ़ी दृष्टि से, हर दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से जो मदद करी है, या सैनिक दृष्टि से भी मदद करी है, या उनके सिद्धांतों को आगे बढ़ाने में मदद करी है, जो प्रतिनिधित्व की दृष्टि से काफ़ी कई जो अच्छे अच्छे पदों पर भारतीय रहे हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में। उसके अलावा जो भारत जो मेंबरशिप, स्थायी तो नहीं, अस्थायी मेंबर भी कई बार रहा है, 8 बार। तो आगे हम इन पॉइंटों के माध्यम से हम बात करेंगे, जो आप देख पा रहे हैं। इन पॉइंटों के माध्यम से जो भारत का योगदान और उसकी भूमिका रही है संयुक्त राष्ट्र संघ में, वो हम आइए डिस्कस करते हैं। विद्यार्थियों, पहला पॉइंट आप देख पा रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के मौलिक सिद्धांतों एवं उद्देश्यों में आस्था एवं उनकी पूर्ति में सक्रिय सहयोग। देखिए, आस्था भी रखी है भारत ने, किसमें? जो संयुक्त राष्ट्र संघ के मौलिक उद्देश्य रहे हैं, जो सिद्धांत रहे हैं, जिन सिद्धांतों को लेकर, जो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत तो आपको पता ही है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग को कायम करना। तो उसके अलावा जो सिद्धांत और उद्देश्य की हमने बात संयुक्त राष्ट्र संघ के चैप्टर में करी है डिटेल से, वहाँ जाके आप देख भी सकते हैं। तो उन सिद्धांतों और सहयोग, उन उद्देश्यों को एक तरह से भारत स्वीकार भी करेगा, उनका सम्मान भी करेगा, ठीक है, उनमें आस्था भी रखेगा और उनके प्रति सक्रिय सहयोग, उनको आगे बढ़ाने में भी उनको योगदान देगा या दिया भी है भारत ने। ठीक है, क्योंकि आप देखिए कि भारत की जो विदेश नीति है, भारत ने अपने जो वैदेशिक संबंध है या भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय नीति है, उसमें भी उन्होंने उन सिद्धांतों को शामिल किया है जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर के सिद्धांत है। उन सभी सिद्धांतों को कि हम अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था को कायम करेंगे, वार्ता के द्वारा विवादों को सुलझाने का प्रयास करेंगे, हम सबके साथ बेहतर संबंध रखेंगे, ठीक है ना, तो उपनिवेशवाद का विरोध करेंगे, साम्राज्य, तो ये सब सिद्धांत है, भारत ने उनको पहले से ही अपनी अंतर्राष्ट्रीय नीति में भी स्वीकार किया है। तो उस प्रकार से भारत ने उनको आस्था भी रखी है और उसको व्यवहारिक रूप से सक्रिय सहयोग भी उस क्षेत्र में दिया है। दूसरा जो पॉइंट विद्यार्थियों आप देख पा रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय
शांति एवं सुरक्षा में भूमिका। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित करने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका भारत ने दी है। कैसे दी है कि देखिए, भारत जैसा कि उसके सिद्धांतों को तो स्वीकार किया है, माना भी है, अपने जो अंतर्राष्ट्रीय नीति में, विदेश नीति में भी रखा है, उन सिद्धांतों को फॉलो किया है। उसके अलावा भारत, क्योंकि शीत युद्ध के दौर में भी आपको पता है कि भारत जब आज़ाद हुआ तो शीत युद्ध शुरू हो गया था, और भारत ने इसी कारण से कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा दिया जाए कि स्वयं शीत युद्ध में पड़ा नहीं, मतलब किसी गुट में वो शामिल नहीं हुआ, और यहाँ तक कि शीत युद्ध समाप्त हो उसके लिए काफ़ी मध्यस्थता करी, काफ़ी कोशिश की कि जो अमेरिका और सोवियत संघ के बाद जो मतभेद है वो बढ़े नहीं ज़्यादा, ठीक है, कैसे भी करके शीत युद्ध समाप्त हो। उसके अलावा जो पड़ोसी देशों के साथ हमारे जो संबंध कई बार खराब रहे, उस तब भी पाकिस्तान के साथ हमारे युद्ध हुए, तब भी भारत ने फिर समझौता वार्ता करके उन सहयोगात पर जो संबंध कायम करने का पूरा प्रयास किया। यहाँ तक कि जो भारत ने युद्ध जीतकर भी, जो जीते हुए जो जितने भी जमीन थी वो उन सबको, सैनिकों को उन्होंने जो आत्म समर्पण करवाया था उनको सबको छोड़ दिया, ज़मीन छोड़ दी। तो कहने का मतलब एक उदार रवैया अपनाया और शांति और सुरक्षा में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका उसने निभाई कि विश्व में एक अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का माहौल पैदा हो। पूरे ये काफ़ी, तो संयुक्त राष्ट्र संघ में काफ़ी योगदान रहा है। तीसरा, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों एवं सहायक निकायों में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो विभिन्न अंग हैं, आपको पता है कि चाहे हम बात करें सुरक्षा परिषद की, तो सुरक्षा परिषद में भी स्थायी मेंबर तो खैर बनना चाहता है, बनने नहीं दिया गया है, लेकिन हाँ, अस्थायी मेंबर अगर हम अब तक की बात करें 8 बार रह चुका है। वर्तमान में भी 2021 में अभी जनवरी में ही भारत वापस मेंबरशिप ले चुका है, और इससे पहले 7 बार रह चुका है, तो 8वीं बार अभी वर्तमान में जो अस्थायी सुरक्षा परिषद जो अस्थायी मेंबर है, तो वो मेंबर है अभी भारत भी। उसके अलावा हम बात करें चाहे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की, चाहे सामाजिक और आर्थिक परिषद की, ठीक है ना, तो उनमें भी जो भारत है वो कई पदों पर सुशोभित रहा है। कई जो न्यायाधीश अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भी काम किए हैं, भारत के आर्थिक, सामाजिक और आर्थिक परिषद में भी, या विभिन्न जो अन्य जो निकाय हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के, उनमें सब में काफ़ी पदों पर भारतीय जो रहे हैं और उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका वहाँ निभाई है। चौथा पॉइंट आप देख पा रहे हैं कि निशस्त्रीकरण के प्रयासों में संयुक्त राष्ट्र संघ का सहयोग। देखिए, निशस्त्रीकरण काफ़ी एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, सिद्धांत है संयुक्त राष्ट्र संघ का, और भारत की भी ये पूरी कोशिश रही है कि जो पूरी निशस्त्रीकरण का मतलब क्या है कि पूरी दुनिया से जो हथियार है, जो सामूहिक विनाश के जो हथियार है, वो न केवल बनना रुके बल्कि वो समाप्त हो, जो बन भी चुके हैं वो भी समाप्त हो धीरे धीरे, ठीक है। ये पूरी कोशिश रही है, और यही कारण है कि भारत ने NPT पर, CTBT पर साइन नहीं किया, उनको भेदभावपूर्ण संधि बताया है, ठीक है ना। तो भारत का भी यही रुख रहा है कि निशस्त्रीकरण को बढ़ावा दिया जाए, निशस्त्रीकरण हो, ठीक है, तो जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय शांति को कायम करने में काफ़ी और भी योगदान रहे, और संयुक्त राष्ट्र संघ भी ये चाहता है कि निशस्त्रीकरण हो, तो उस दृष्टि से काफ़ी सहयोग भारत ने भी किया है। पांचवा जो पॉइंट है, मानवाधिकारों की रक्षा में योगदान दिया है। देखिए, मानवाधिकारों की दृष्टि से भी भारत का काफ़ी योगदान रहा है कि मानवाधिकारों में चाहे हम बात करें एक मानवों की अधिकारों की, चाहे हम बात करें महिलाओं की, बच्चों की, बुजुर्गों की, जो आदिवासियों की, तो किसी भी प्रकार की, क्योंकि भारत एक सशक्त लोकतंत्र रहा है और लोकतंत्र में ही मानवाधिकार व्यवहारिक रूप से संभव है, और यही कारण है कि भारत ने जो आज महिलाओं की, चाहे हम देखें कि उनको पूरा बराबरी का अधिकार दिया है संविधान में, कि व्यवहारिक रूप में कुछ दिक्कतें हैं वो एक अलग बात है, लेकिन हम कहें तो ऑल ओवर जो एक समानता का जो व्यवहार है संविधान करता है, संविधान ने सबको महत्वपूर्ण भूमिका दी है, और मानवाधिकार का रिकॉर्ड भारत में काफ़ी अच्छा रहा है। अभी काफ़ी सुधार की गुंजाइश है, अभी खैर बहुत बड़ा देश है भारत, लेकिन उस क्षेत्र में काफ़ी जो काम किया है भारत ने कि मानवाधिकारों का रक्षा की जाए, चाहे महिलाओं को प्रश्न देने में, उनको आगे बढ़ाने में, हर तरीके उनको उनके अपने अधिकार देने में, वो एक अलग बात है। काफ़ी अभी दिक्कतें, काफ़ी काम, अभी कमियां हैं, अभी काफ़ी जो मानवाधिकारों को कायम करने में अभी और लंबा वक्त चाहिए, लेकिन हाँ, फिर भी जो एक वैश्विक जो स्थितियां हैं उनसे काफ़ी बेहतर स्थिति में है भारत, ठीक है, तो उस दृष्टि से भी योगदान दिया है। नेक्स्ट जो पॉइंट आप देख पा रहे हैं कि विकासशील देशों के विकास की समस्या के समाधान में योगदान। देखिए, विकासशील देशों के साथ बड़ी विकट स्थिति रही है विश्व में, भारत भी स्वयं एक विकासशील देश है, लेकिन भारत
की कोशिश ये रही है कि वो विकासशील जो अल्प विकसित देश है, विकासशील देश है, तो वो उनका भी आगे विकास हो सके। और इस कारण से उन्होंने कई प्रकार के समाधान सुझाए भी हैं, कई मंचों पर अपनी आवाज़ भी उठाई है और कहा है कि जो विकसित देश हैं वो आर्थिक मदद दे, तकनीकी मदद दे, जिससे कि अल्प विकसित और विकासशील देश हैं उनको भी आगे बढ़ने में योगदान दे। ठीक है। और आप ये देखिए, विकासशील देश होते हुए भी भारत ने जो पेरिस समझौता हुआ जलवायु परिवर्तन को लेकर, उसमें भी उसने हस्ताक्षर किए कि हम विकास भी करेंगे और हम पर्यावरण की संरक्षा भी करेंगे। हम मतलब अपनी जिम्मेदारियों को भी जानता है भारत। तो विकासशील देशों को आगे बढ़ाने में, उनको विकास करवाने में, या उनके विकास के लिए बेहतर जो आर्थिक मदद और तकनीकी मदद दिलवाने भी कई बार ये मंच, अनेक जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आवाज़ उठाई है भारत ने, तो उस दृष्टि से भी योगदान दिया है। सातवां जो आप देख रहे हो कि विभिन्न प्रकार की जो वैश्विक चुनौतियां हैं, चाहे हम बात करें जो वैश्विक चुनौतियां, चाहे वो आतंकवाद की, हम चाहे जलवायु परिवर्तन की, चाहे विभिन्न प्रकार की बीमारियों की। आज हम देखें अभी जैसे अभी कोरोना का दौर चल रहा, तो कोविड-19 को लेकर भारत ने काफ़ी अच्छा नेतृत्व निभाया है। WHO तक ने भारत की काफ़ी प्रशंसा की है। इसके अलावा जो विभिन्न चुनौतियाँ रही है, विभिन्न जो वैश्विक चुनौतियाँ रही है, कई बार जो प्राकृतिक आपदाएं रही हैं, कई बार जो बहुत बीमारियां आई हैं, और ये जो जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद जैसी अंतर्राष्ट्रीय संकट तो खैर रहे ही हैं। तो इसमें भी जो भारत ने काफ़ी भूमिका, उनको समाधान रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो भी सफल प्रयास किया, उसमें काफ़ी सपोर्ट भारत ने भी किया है। जैसे अभी कोविड-19 में स्वयं ने भी टीका विकसित कर और काफ़ी अपने पड़ोसी देशों को, अन्य देशों को भी वो दे रहा है। तो अभी देखिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। संयुक्त राष्ट्र संघ का भी तो यही है, WHO का भी तो यही काम है कि वो जो दूसरों पूरे अन्य देशों को भी सहायता दे। तो भारत भी अपनी भूमिका निभा रहा है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों को भी इससे सफलता प्राप्त होती है। ठीक है। तो उन वैश्विक चुनौतियों के समाधान हेतु जो संयुक्त राष्ट्र संघ के की सफलता में भारत का भी कहीं न कहीं योगदान रहा है। जैसे कि अभी आप कुछ उदाहरण देख ही पा रहे हो कि आतंकवाद है, गरीबी, भुखमरी है, तो इन सब में भारत ने काफ़ी योगदान दिया है। आठवां जो पॉइंट है विद्यार्थियों, विभिन्न स्तरों पर संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधारों का प्रयास। देखिए, संयुक्त राष्ट्र में काफ़ी कमियां रही है, तो उनमें सुधारों की मांग भी करी है। भारत ने काफ़ी प्रयास भी किया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में एक प्रक्रियागत और संस्थागत दोनों प्रकार के सुधार किए जाए। इनमें जो अभी कमी है, जो प्रॉपर प्रतिनिधित्व नहीं है अल्प विकसित विकासशील देशों का, सुरक्षा परिषद में स्थायी और अस्थायी मेंबर के में वृद्धि करने की मांग है, या इनके जो काम करने की जो तरीका है, जिससे कि विकसित देशों का ही प्रभाव यहाँ पर है, विकासशील अल्प विकसित देशों का भी प्रॉपर प्रतिनिधित्व हो संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न निकायों में। तो उन सबकी मांग करता रहा है और काफ़ी सुधारों का प्रयास भारत ने किया है, और वो ज़रूरत है। उसका रीज़न यही है कि कैसे भी करके संयुक्त राष्ट्र संघ की जो रेलिवेंस है वो बनी रहे, कैसे सुधार हो इनमें, जो आगे बढ़ता रहे, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो मान्यता है वो कायम हो सके, इस्टेब्लिश्ड हो सके संगठन। ऐसा नहीं कि इसकी प्रासंगिकता कहीं खोस ही जाए, ऐसा ना हो। तो उसके लिए सुधारों की भी कोशिश भारत कर रहा है, समय समय मांग करता रहता है, और स्वयं भी नेतृत्व करने के लिए वो तैयार है। सुरक्षा परिषद की स्थायी मेंबरशिप लेने के लिए भी वो तैयार है, और इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका उसकी है। और यहाँ तक कि कोशिश भी है सफल। काफ़ी जो 5 जो स्थायी मेंबर हैं, उनमें से एक चीन को अगर छोड़ दें तो बाकी देशों ने सबने स्वीकृति भी दी है, लेकिन चीन थोड़ा सा भी अड़ंगा लगा रहा है। नेक्स्ट जो आप अंतिम पॉइंट विद्यार्थियों देख पा रहे हैं कि संघ की आर्थिक निधि में योगदान, मतलब जो, क्योंकि सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ के पास अपना कोई इनकम सोर्स तो है नहीं, जो राष्ट्र है वो जो सहयोग देते हैं उसी से पूरे खर्चे वहाँ के चलते हैं। तो भारत ने भी अपनी जितनी क्षमता के अनुसार से हमेशा से लगातार उसने अपनी आर्थिक जो सहयोग, जो अपनी आर्थिक निधि उसको देनी होती है, जो वो हमेशा देता रहा है। न केवल आर्थिक बल्कि वो सैनिक, क्योंकि वहाँ की जो भारत जो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो अंतर्राष्ट्रीय नौसेना है, उसमें भी भारत के काफ़ी सैनिकों को भेजा है। अंतर्राष्ट्रीय शांति जो बहुत सारे सफल जो कार्यक्रम किए हैं उसने, जो कई जगह शांति स्थापित करने में, जो विभिन्न विशेषकर जो अफ्रीकी देश हैं वहाँ पर शांति स्थापित करने में, गृह युद्ध वहाँ चल रहा है, वहाँ पर जो शांति नौसेना जो है, शांति सेना है संयुक्त राष्ट्र संघ की, ठीक है, उसमें भारत के काफ़ी सैनिकों ने योगदान दिया है। उसके अलावा जो आर्थिक वाली बात है, आर्थिक मदद विभिन्न अंगों में, विभिन्न जो भारत की जो आर्थिक निधि जो देता है, भारत सहयोग देता है, वो भी उसने समय समय पर दिया है। तो उस दृष्टि से भी भारत का योगदान रहा है।
तो कुल मिला के विद्यार्थी इन पॉइंटों के माध्यम से आप ये कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और विधिक, कानूनी तो हर तरीके की मदद भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ में दी है। तो विद्यार्थियों इस प्रकार से अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, जो कि कई बार पूछ भी लिया जाता है, तो आप इसको ज़रूर इन पॉइंट्स को अच्छे से याद कर ले और अपने शब्दों में आप इनकी डिटेल करके इस क्वेश्चन को अटेंड कर सकते हैं। तो इस टॉपिक के साथ ही विद्यार्थियों इस चैप्टर का भी समापन होता है और अब हम नेक्स्ट चैप्टर पर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो से, और आशा है आपको ये समझ में आए होंगे। अंत में बस आपसे यही अपील कि आप इन वीडियोस को साझा करते रहें, अधिक से अधिक विद्यार्थियों को ये जानकारी दें इस श्रृंखला के बारे में। सारी वीडियो आप देख ही सकते हैं, अपनी प्रतिक्रिया देते रहें, लाइक शेयर कमेंट करें। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं विद्यार्थियों। बहुत बहुत धन्यवाद।